नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम साहित्य का इतिहास दर्शन प्रश्न पत्र के अंतर्गत रामविलास शर्मा के साहित्य इतिहास दृष्टि विषय पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि से परिचित हो सकेंगे, साहित्य इतिहास के संदर्भ में रामविलास शर्मा की मान्यताओं से परिचित हो सकेंगे और उनकी जातीयता की अवधारणा को समझ पाएंगे। रामविलास शर्मा हिंदी के बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं और उनके साहित्य में, उनके लेखन में भाषा विज्ञान, इतिहास, दर्शन, समाज, राजनीति और साहित्य, ये सारी चीज़ें फैली हुई है। उनका जो लेखन है, उनके लेखन के दो बड़े मुद्दे हैं जो आपस में कई बार टकराते हैं, कई बार एक दूसरे को विकसित करते हैं और कई बार उनमें से नई बातें सामने आती, जिसमें से एक है मार्क्सवादी विचारधारा, वो मार्क्सवाद की परंपरा में दीक्षित है। दूसरा जो जिसके लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं वो भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास। कई बार इन दोनों में टकराहट होती, इस टकराहट में कई बार उनका मार्क्सवाद भी विघटित हो जाता, उसमें भी वो कुछ नई बातें कहने लगते हैं और वो भारतीयता के संदर्भ में कुछ बातें बदल जाती, और कई बार भारतीय समाज दर्शन के बारे में भी वो अलग तरह की बातें कहते हैं। तो ये जो उनके बीच का जो द्वंद्व है या जो उनका चिंतन है, उस चिंतन से उनके साहित्य की इतिहास दृष्टि को समझना एक बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकता है। यूरोपीय दर्शन उनकी पृष्ठभूमि में था, भारतीय दर्शन से उन्होंने उसकी तुलना की, और फिर प्राचीन जो हमारा साहित्य है, जो वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास और आधुनिक काल के प्रेमचंद, निराला, इनकी विशेषताओं को समझाने के लिए रामविलास शर्मा उन पुरानी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो भारत का वर्तमान संकट है वो सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि व्यापक और गंभीर वैचारिक संकट है, और इसका वैचारिक स्तर पर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। और इस वैचारिक स्तर पर इस संकट को समझने के लिए वो ज्ञान के विविध अनुशासनों की तरफ जाते हैं और उसकी नई ढंग से व्याख्या करते हैं। रामविलास शर्मा मानते थे कि किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उसकी उपलब्धियों को संजोए रखने का साधन है। आपकी जाति ने, आपके देश ने, आपके समाज ने जो भी अच्छी अच्छी बातें कही है, वो अच्छी बातें कैसे आपको इकट्ठा याद रहे, इसका जो कार्य है वो साहित्य का इतिहास करता है। आगे बढ़ने के लिए किसी जाति को यथेष्ट ऊर्जा अपने इतिहास से और विशेष रूप से साहित्य के इतिहास से मिलती है। उनकी जो पुस्तक है हिंदी जाति का साहित्य, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्व नामक अध्याय है। उसमें रामविलास शर्मा ने साहित्य के इतिहास की भूमिका स्पष्ट की। उनके अनुसार अपनी स्मृतियों के सहारे मनुष्य अपने व्यक्तित्व को पहचानता है। इसी तरह साहित्य के इतिहास द्वारा जाति अपने अस्तित्व को पहचानता। हमको हमारी जो अस्मिता है उसका पता हमें इतिहास से चलता है। इस इतिहास के प्रति जागरूकता जाति की जीवंतता का प्रमाण है। वे उसके गठन में सहायक होती है, बाधाओं से जूझकर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सामान्य भाषा के व्यवहार से लोग परस्पर भाईचारा का अनुभव करते हैं। साहित्य के इतिहास से लोग एक सामान्य मानसिकता में सहभागी बनते हैं। जाति जिन श्रेष्ठ प्रतिभाओं को जन्म देती है, उनकी सृजनशीलता की अभिव्यक्ति का एक माध्यम साहित्य है, दूसरे भी माध्यम है। ये प्रतिभाएं किसी युग में किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ी हुई होती। साहित्य की सतत प्रवाहमान धाराओं से कोई भी रचनाकार पूर्णतः तटस्थ नहीं रह सकता। वे उनके निर्माण में सहायक होता है, और न केवल सहायक होता है वरन वे उसका अंग होता है। इन धाराओं के, युगों के, रचनाकारों के आपसी संबंधों की पहचान साहित्य के इतिहास से होती है। इन संबंधों को पहचानने का अर्थ है साहित्य और समाज के गतिशील स्वरूप को पहचान। साहित्य के इतिहास की उपेक्षा करने का मतलब है उन संबंधों को जड़ बना देना, साहित्यिक यथार्थ के वास्तविक स्वरूप की अनदेखी करना। रामविलास शर्मा ने यद्यपि अलग से हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना जो पुस्तक है उसमें अपने साहित्य इतिहास संबंधी मान्यताओं को प्रकट किया है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र पर उनकी किताब है, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर है, प्रेमचंद पर है, निराला पर है। इस समय इन पुस्तकों में उन्होंने इस पूरे युग का विश्लेषण किया, और इस युग के विश्लेषण को अगर हम मान लें एक साथ, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सामने रख दिया। इतिहास और समकालीन परिदृश्य पर केंद्रित उनकी 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें से स्वाधीनता संग्राम, बदलते परिप्रेक्ष्य, एक है भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद, फिर है पश्चिम एशिया और ऋग्वेद, भारतीय नवजागरण और यूरोप। इनके साथ साथ भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, इतिहास दर्शन, ये ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे सीधे सीधे इतिहास और साहित्य के इतिहास के स्वरूप को स्पष्ट किया गया। हिंदी भाषी जातीयता का विकास कब से हुआ, किस रूप में हुआ, किन शक्तियों ने किया, कौन सी परिस्थितियां थी और हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से उसका क्या रिश्ता था, इन बुनियादी प्रश्नों का साहित्यिक इतिहास के तथ्यों और स्रोतों को नए सिरे से जांच परख करके उन्होंने हमारे सामने व्यवस्थित रूप में रखा। साहित्य के जातीय स्वरूप पर बल देकर रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के गतिशील तत्वों को उजागर किया और आधुनिक साहित्य का मूल्यांकन करते हुए हिंदी साहित्य में नए साहित्य इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार की। हिंदी साहित्य का इतिहास में जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकालीन हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा का अनुसंधान किया है, उसी धरातल पर रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा का अनुसंधान, और ऐसा करते हुए रामविलास शर्मा प्रायः लेखक के अंतर्विरोधों की तरफ ध्यान दिलाते हैं और उन अंतर्विरोधों और युगीन अंतर्विरोधों के बीच में कहीं न कहीं साम्य स्थापित करते हैं। रामविलास शर्मा की इतिहास दृष्टि पर कई आरोप लगाते हैं लोग, और बहुत सारे आरोप प्रमाण के साथ लगते हैं, और कई बार रामविलास शर्मा को पढ़ते समय लगता है कि ये जो आरोप हैं ये सही हैं, गलत नहीं है। जैसे एक आरोप ये है कि वे इतिहास के पुनर्मूल्यांकन के लिए पहले से ही लक्ष्य तय कर लेते, वो तय कर लेते हैं कि अब मुझे महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रगतिशील सिद्ध करना या मुझको इस व्यक्ति की निंदा करनी, तो वो उसमें से वैसे शोध करके वो तथ्य निकाल देते हैं, और इसलिए लोग कहते हैं कि उनकी पद्धति अधिभौतिकवादी या सार संग्रहवादी या अधिकतर जो आरोप होता है वो मनोगतवादी, उनको जो पसंद है वो अच्छा है, वो बड़ा है, जो उनको पसंद नहीं है वो अच्छा नहीं। ये जो धारणा है ये वस्तुगत इतिहास में बाधा है, और ये आरोप रामविलास जी पर लगता। कहा जाता है कि रामविलास शर्मा अपने इतिहास लेखन में अपर्याप्त स्रोतों और तथ्यों के आधार पर सरलीकृत निष्कर्ष निकाल देते हैं, बहुत बार पूरी चीज़ें नहीं देख पाते। ये ठीक है कि एक इतिहासकार के तौर पर वे प्रस्तावनाएं देते हैं, महावृत्तांत रचते हैं, लेकिन उनके समर्थन में उस तरह के बारीक और गहरे अनुसंधान पर तथ्य नहीं जुटाते जो कि अन्य पेशेवर इतिहासकार जुटाते हैं। लेकिन इसलिए ये आरोप भी लगता। तो रामविलास शर्मा के बारे में एक चीज़ ये भी कही जाती है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनको साहित्य और समाजशास्त्र के बड़े भारी विद्वान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो इतिहासकार है, जो सामाजिक इतिहास लिखते हैं, समाजशास्त्री है, वो उनके लेखन को बहुत महत्व नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे इतिहास और समाजशास्त्र की जो मूलभूत बातें हैं वही रामविलास शर्मा में नहीं, इसलिए वो उन पे माने इतिहास और समाजशास्त्र में रामविलास शर्मा पर कोई बहुत ज़्यादा बहस हिंदी में अलबत्ता वो स्वीकृत है, क्योंकि कुछ बातें बिल्कुल नए ढंग से हमारे सामने रामविलास शर्मा ने इतिहास में रखी, जिसमें से एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो जातीयता का स्वरूप। रामविलास जी ने जातीयता के स्वरूप पर बहुत काम किया, और उन्होंने कहा कि भाषा के बिना साहित्य का अस्तित्व नहीं हो सकता, और मानव समाज के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं हो सकता, और किसी भी को भी भाषा का साहित्य लिखना हो तो इस विचार करना आवश्यक है कि उस भाषा के व्यवहार करने वाले मानव समाज के गठन का कौन सा रूप है, पूंजीवादी है या सामंती है या कबीलाई। मानव समाज के विकास की अवस्था की जानकारी और समझ के बिना उसकी भाषा के साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, और उस साहित्य की सामाजिक विषय वस्तु का ऐतिहासिक जो महत्व है उसे नहीं निर्धारित किया जा सकता। रामविलास शर्मा का मानना है कि किसी भी भाषा के साहित्य का निर्माण अन्य भाषाओं के साहित्य से नितांत अलगाव की अवस्था में नहीं होता। बहुजातीय राष्ट्रीयता जो हमारे देश में है और उसके साहित्य में देसी भाषाओं की प्रतिष्ठा, ये रामविलास शर्मा की दृष्टि में दो समस्याएं हैं जिन्हें छोड़कर साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। देसी भाषाओं की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए और बहुजातीय जो राष्ट्रीयता है हमारे भारत की, उसकी कैसे विश्लेषण। तो रामविलास शर्मा ने भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं नामक पुस्तक में साहित्य इतिहास और जातीयता के संबंध पर
विचार करते हुए ये सवाल उठाया है कि समाज और साहित्य का इतिहास लिखते समय जातीयता के स्थान पर क्या धर्म और सांप्रदायिक मतों को विवेचन का आधार बनाना चाहिए। उनका मत है कि विभिन्न कलाओं के व्यापक संदर्भ में साहित्य के इतिहास पर विचार किया जाए तो समस्याएं सुलझाने में मदद मिलेगी। हिंदू संगीत और मुस्लिम संगीत जैसे सांप्रदायिक पहचान की जगह हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, भारतीय संगीत, ये दो रूप प्रसिद्ध। भारत में नृत्य के अनेक रूप प्रचलित है, किंतु उनमें भी बौद्ध नृत्य, हिंदू नृत्य या कि मुस्लिम नृत्य जैसी कोई चीज नहीं। हिंदुस्तानी, कर्नाटक, ओडिसी आदि जातीय प्रदेश है और उन प्रदेशों के आधार पर उन नृत्य रूपों का नामकरण किया गया। रामविलास शर्मा ने हिंदी भाषा और साहित्य में जातीयता के स्वरूप से जुड़ी हुई 3 प्रमुख समस्याओं पर विचार किया। एक तो है हिंदी जाति के निर्माण की समस्या, कैसे बनी, फिर जातीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, ये कैसे हुआ, और हिंदी साहित्य के जातीय रूप की समस्या। तो जाति संबंधी इन मान्यताओं के पीछे कुछ लोगों का कहना है कि स्टालिन की स्थापनाओं का उन्होंने उपयोग किया और इस उपयोग के द्वारा उन्होंने कहा कि ये जो है सौदागरी पूंजी का विकास है। सामंतवाद के बाद सौदागरी पूंजी का विकास हुआ और सौदागरी पूंजी के विकास से हिंदी भाषा का एक संबंध है और इसका विश्लेषण उन्होंने भाषा और समाज नामक पुस्तक में किया। औद्योगिक पूंजीवाद और जो सौदागरी पूंजीवाद है, ये 2 अलग अलग अवस्थाएं, और इसलिए पहली अवस्था में लघु जातियों का गठन होता है और दूसरी में महाजातीय राष्ट्र का। और इसी धारणा के आधार पर रामविलास शर्मा निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में पूंजीवाद आरंभिक अवस्था का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से होता है और यहीं से जातीय निर्माण, जातीय भाषाओं का विकास, जातीय साहित्य की रचना का आरंभ हो जाता है। और इसी आधार पर रामविलास जी 12वीं शताब्दी को भारतीय समाज और साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। आमतौर से हमारे यहाँ जो आधुनिक काल है उसका संबंध 19वीं शताब्दी से या 1857 के आसपास या भारत में अंग्रेजी राज की स्थापनाओं से मानते हैं। रामविलास शर्मा इस मत का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदी जाति का निर्माण हो चुका था, बाजार का निर्माण हो चुका था, सौदागरी पूंजीवाद हमारे देश में आ चुका था और हमारे देश में पूंजीवाद लाने के लिए भी अंग्रेजों को आने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद हिंदी साहित्य की आधुनिकता का या भारतीय साहित्य की आधुनिकता का प्रारंभ हुआ। इस धारणा का रामविलास शर्मा खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि 12वीं शताब्दी से या जिसके थोड़े दिनों बाद में भक्ति काल प्रारंभ होता है, इसलिए वो भक्ति काल को आधुनिक काल का साहित्य मानते हैं, भक्ति काल को वो मध्य युग का साहित्य नहीं मानते। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि फिर वो 200 साल का जो रीति काल आया, आप उसकी कैसे व्याख्या करेंगे। तो इस तरह के कई खामियां रामविलास शर्मा की इस इतिहास दृष्टि में जो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है और हिंदी भाषा के साहित्य के इतिहास से भी जुड़ी हुई है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में आधार और अधिरचना का जो संबंध होता है वो संबंध बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मार्क्स के समय से ही विचारकों में बहुत मतभेद रहा। मार्क्स और एंगिस ने कहा कि किसी भी समाज का जो आधार है वो उस समाज की उत्पादन पद्धति है और जैसी उत्पादन पद्धति होती है उसी के अनुरूप अधिरचना का निर्माण होता है और इस अधिरचना और आधार के बीच में एक द्वंद्वात्मक संबंध होता है। ये एक मार्क्सवाद की मोटी सी मान्यता है। रामविलास शर्मा ने इस पर टिप्पणी की और बहुत बार मार्क्स की इस मान्यताओं का खंडन किया और उन्होंने कहा कि ये जो है ये सिद्धांत प्रतिबिंबवादी, कार्य कारणवादी तथा नियतिवादी मान्य हो जाता है और इसमें द्वंद्ववाद नहीं। और इसलिए उनकी मान्यता है कि समाज के आर्थिक आधारों को बदलने से साहित्य में सभी तत्व समान रूप से नहीं बदलते। माने आधार के बदलने से अधिरचना नहीं बदलते। विचार मान लीजिए बहुत तेजी से बदलते हैं, लेकिन मनुष्य का जो सौंदर्य बोध है वो बहुत धीमी गति से बदलता है। इसी तरह से मनुष्य की जो संवेदनशीलता है, इंद्रिय बोध है, वो भी बहुत देर बाद बदला। इसलिए रामविलास जी चेतना के 3 रूप मानते हैं, विचार, भावबोध और संवेद। तो ये इंद्रिय बोध जिसे वो कहते हैं, तो इंद्रिय बोध कम बदलता। तो मार्क्स की इस धारणा से रामविलास जी अपनी असहमति व्यक्त करते हैं और असहमति व्यक्त करके इस ओर जाते हैं कि जो है वो साहित्य शुद्ध विचारधारात्मक रूप नहीं है। इस पर भी रामविलास जी के इस मान्यता पर भी आगे चल करके मार्क्सवादियों के बीच में भी बहुत बहस हुई और उस बहस में रामविलास जी इस मध्य पर आते हैं
कि साहित्य को हम शुद्ध विचारधारात्मक श्रेणी में नहीं रख सकते, बल्कि वो भाव और इंद्रिय बोध का मामला है और इसलिए आर्थिक संबंधों से भावों का और इंद्रिय बोध का रिश्ता अलग अलग होता है, इसलिए उसे विचारधारात्मक रूपों में नहीं गिन सकते। साहित्य के रूप और वस्तु के बारे में भी उनकी कुछ अलग तरह की मान्यता है। जहाँ दर्शन, विज्ञान आदि अनुशासन यथार्थ का विश्लेषण करते समय हमारे सामने कुछ विचार रखते हैं, वहीं साहित्य हमारे सामने यथार्थ का चित्र उपस्थित करता है। इसके साथ ही साहित्य में यथार्थ जीवन और विचारों के प्रति मनुष्य की भावना और उसकी रागात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। विज्ञान और अन्य अनुशासन साहित्य की विशेषता नहीं आती, वो विशेषता विषय वस्तु के धरातल पर होती है, बल्कि साहित्य में जो है वो रूप के धरातल पर होती है और वो रूप विशिष्ट होता है। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य के रूप की विशेषता उसका इंद्रिय सुखद गठन है, जबकि विज्ञान आदि में विचार अपने सूक्ष्म रूप में भेद प्रकट करता है। हमारे यहाँ का जो रूप है वो इंद्रियों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। अगर आप संगीत सुनते हैं तो कान को अच्छा लगता है, और इसी तरह से चित्र देखते हैं आंखों को अच्छा लगता है। तो हमें जो इंद्रिय सुखद अनुभव है वो रूप की तरफ बल देता है। रामविलास शर्मा मानते हैं कि साहित्य में रूप और वस्तु एक दूसरे से एकांत भिन्न न होकर परस्पर संबद्ध होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। रूप और वस्तु की अभिन्नता के संबंध में उन्होंने कहा कि कलात्मक रूप कोई परिधान नहीं है, कपड़ा नहीं है जो विचारों को पहना दिया जाए, और वे विषय वस्तु का अभिन्न अंग होता है। जीवन और प्रकृति को समझने और समचित्रित करने में वैज्ञानिक विचारधारा से सहायता मिलती है, परंतु उस विचारधारा की चित्रमयता और संगीत से अलंकृत करके कलाकृति नहीं बनाया जा सकता। कलात्मक सौंदर्य कोई अलंकार नहीं है जिसे हम किसी और विचार तत्व को पहना दे। ये कला के स्वभाव के प्रतिकूल है। इसलिए रामविलास शर्मा बहुत बार इस चीज़ को भी वो जो क्लासिकल मार्क्सवादी है, जो पारंपरिक मार्क्सवादी है, उनसे अलग विचार रख करके इसके बारे में भी वो अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य की विषय वस्तु का संबंध समाज से होता है और उसका रूप का संबंध भी समाज से होता है, और अपनी इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये बात आकस्मिक नहीं है कि हर प्राचीन साहित्य में महाकाव्य साहित्य का मुख्य रूप है और आधुनिक उद्योग धंधों की प्रगति के साथ उपन्यास साहित्य का मुख्य रूप बन गया। जनता तक साहित्य पहुंचाने के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ उसका रूप भी बदल जाता है। इस तरह विषय का परिवर्तन होता है, फिर वस्तु का परिवर्तन हो जाता है और उसके रूप का परिवर्तन हो जाता है, जिसकी तरफ भी रामविलास शर्मा ने ध्यान आकर्षित किया और वो उनकी आलोचना का एक बड़ा हिस्सा था। दूसरी बात, रामविलास जी मानते हैं कि साहित्य के कुछ स्थायी मूल्य होते हैं। आर्थिक जीवन की जो बुनियादी महत्व है, लेकिन साथ ही वो मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक अन्य बातों का भी समावेश होता है। साहित्य का संबंध मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है। सिर्फ आर्थिक आधार पर मनुष्य के जीवन को नहीं देखा जा सकता। एक प्राणी जीता, साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है, और सभी प्राणियों को अर्थ से कोई मतलब नहीं। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का राष्ट्रीय बोध, उसकी भावनाएं, आंतरिक प्रेरणाएं व्यंजित होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें होती है वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। अपेक्षाकृत स्थायी का एक अर्थ ये भी हुआ कि विचारधारा बदलती रहती, लेकिन विचारधारा की अपेक्षा साहित्य का जो इंद्रिय बोध है या जो भाव पक्ष है वो अधिक स्थायी होता है। उनके अनुसार साहित्य आर्थिक परिस्थितियों से निर्मित होता है, लेकिन उसका सीधा प्रतिबिंब नहीं होता। उसकी अपनी सापेक्ष स्वतंत्रता है और साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तित भी नहीं होते। इंद्रिय बोध की अपेक्षा भाव और भावों की अपेक्षा विचार जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, और इसी कारण जब युग भी बदल जाता है तब भी हमको पुराना साहित्य अच्छा लगता है। क्यों प्राचीन साहित्य हमें अच्छा लगता है? वो प्राचीन साहित्य हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें इंद्रिय बोध और भाव बोध हमारे उस मत को स्थायी बनाए रखते हैं। इसलिए साहित्य के स्थायित्व का जो संबंध है वो इतिहास के अन्य स्थायित्व के मुद्दों से अलग होता है। रामविलास शर्मा प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन को नए ढंग से उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम उसकी विषय वस्तु और कलात्मक सौंदर्य को ऐतिहासिक दृष्टि से देखकर उनका उचित मूल्यांकन कर सकते हैं। हम उन तत्वों को पहचान सकते हैं जो प्राचीन काल के लिए उपयोगी थे किंतु आज उपयोगी नहीं रहे।
हम उन तत्वों को परख सकते हैं जो प्राचीन युग के लिए भी उपयोगी नहीं थे और आज भी उपयोगी नहीं है। कभी कभी वो आज उपयोगी होते हैं, पुराने समय में उपयोगी नहीं थे। तो हम अपने समय के हिसाब से, अपने जो जीवन मूल्य है उसके हिसाब से हम साहित्य का, प्राचीन का मूल्यांकन करके और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बता सकते हैं कि साहित्य का कौन सा हिस्सा जो गतिशील होता है, कौन सा हिस्सा जड़ और अनऐतिहासिक होता है, और इसे हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही हमें देखना और समझना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति साहित्य, विशेष रूप से तुलसीदास और कबीर की कविता के पुनर्मूल्यांकन का जो प्रश्न है वो दरअसल प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन को केंद्र में रखकर साहित्य आलोचना के भीतर की बहस है। प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन में रामविलास शर्मा इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मध्यकाल में सामंती आर्थिक ढांचा काफ़ी जर्जर हो गया था, ये टूटना चाहता था। तब इस ढांचे के ही अंतर्विरोध से नया पूंजीवादी समाज जन्म लेना चाहता था। उस ढांचे के भीतर व्यापारियों द्वारा पैदा किए गए पूंजीवादी संबंध जन्म लेने लगे थे। पुराने जनपदों का अलगाव काफ़ी दूर तक हुआ और वे मिलकर एक जाति के रूप में संगठित हुए। भक्ति आंदोलन इस जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था और इस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में रामविलास शर्मा ने एक तरह से नए ढंग से उन्होंने बात की कि मलिक मोहम्मद जायसी कुरान के भाष्यकार नहीं है, न कबीर और दादू त्रिपिटकाचार्य, न सूर और तुलसी वेद, गीता और मनु स्मृति के टीकाकार है। ये जो चिंतन है हमारा, इस चिंतन से जो रचनाकार है वो अलग है। इसलिए हमारे कोई भी रचनाकार किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ पर निर्भर नहीं है। धर्म ग्रंथ अपने ढंग से, और हमें जो है चीज़ों को अपने ढंग से समझने की ज़रूरत है। इस ओर रामविलास शर्मा ने अपनी बातें कही। रामविलास शर्मा के अनुसार, और वैसे भी अगर हम परंपराओं का मूल्यांकन करना चाहें तो परंपरा का क्या महत्व है? परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़ती है और वर्तमान को भविष्य जोड़ती है। उनके माध्यम से सामाजिक जीवन में निरंतरता बनती है और उस सामाजिक जीवन का स्वरूप निर्धारित होता है। परंपरा और उसे अनुप्राणित जो संस्कृति है वो मानव के सामूहिक अस्तित्व का अविभाज्य अंग होती है। परंपरा से अचानक विलग हो जाना दूरीहीनता की भावना को जन्म देता है। आप एकदम से लगता है कि आप तो सबसे ही कट गए, और न केवल कट गए बल्कि पेड़ के टूटे हुए पत्ते की तरह आप उड़ गए। इसलिए ठीक है कि परंपरा उतार फेंके जा सकने वाले पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों की तरह नहीं होती है। कपड़ा फट गया तो आपने उसको गिरा दिया, वैसी परंपरा नहीं है। किंतु इसका ये भी मतलब नहीं है कि परंपरा अपरिवर्तनशील होती है। परंपरा बदलती है। परंपरा के संबंध में सबसे बड़ी भ्रांति उसे रूढ़ी मान लेना। परंपराएं रूढ़ी नहीं है। परंपराएं सामाजिक परिवर्तनों से असंपर्क नहीं होती है और इन कारणों से स्वयं उसके रूप में भी परिवर्तन होता चलता है। एक तरफ जहाँ नए संदर्भ परंपरा को नए अर्थ देते हैं, वहीं दूसरी तरफ भिन्न परंपरा में भी पारस्परिक आदान प्रदान होता है। ये एक तरह से कहना चाहिए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें परंपराएं स्वयं समय समय पर अपना मूल्यांकन स्वयं करती है और वो स्वयं अपनी दिशा तय कर लेती है कि हमें कहाँ जाना। ये जो सहज विवेक है, ये सच्ची इतिहास दृष्टि है और इसका आग्रह है कि बदलते हुए सामाजिक परिवर्तन के आलोक में परंपरा का फिर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसलिए हर बार प्राचीन परंपरा का मूल्यांकन होता है। हर इतिहासकार आगे आने वाला अपने ढंग से उस परंपरा को देखता। जब मनुष्य का जीवन और उसका समाज सतत परिवर्तनशील है, तब साहित्य के स्थायित्व के लिए हमें शाश्वत सत्य का चित्रण क्यों नहीं करना चाहिए? रामविलास जी ने कहा कि शाश्वत सत्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं। सत्य हमेशा ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है और इसलिए सत्य हमेशा परिवर्तित होता है। और इसलिए कहते हैं कि प्राय नैतिक मूल्यों को शाश्वत माना जाता है, लेकिन नैतिक मूल्य भी समाज सापेक्ष ही होते हैं। या एक दूसरा प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि यदि साहित्य वर्गों से परे नहीं है तो वर्गहीन समाज में उस साहित्य का क्या महत्व होगा, जब या कि साहित्य यदि किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंबन है तो उस व्यवस्था के बदलने पर उसका क्या मूल्य रहेगा? रामविलास जी के अनुसार इसका उत्तर यह है कि समाज का इतिहास उत्तरोत्तर विकास का इतिहास है। अगर विकास क्रम के पिछले तत्वों को हम छोड़ देते हैं तो अगली श्रृंखला जो होती है उसको हम जोड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि परंपरा और संस्कृति पर्याय नहीं है। रामविलास जी के अनुसार संस्कृति अधिक व्यापक अवधारणा है। परंपराएं किसी भी संस्कृति की बुनावट के लिए आवश्यक है, जरूरी है, किंतु केवल उनसे पूरी संस्कृति नहीं होती। उनके अनुसार आज के शोषित पीड़ित जन यदि नए शोषणहीन समाज का स्वप्न देखते हैं
और उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो वे इसलिए नहीं है कि पुराने मानवतावादियों ने उन्हें उस मंजिल तक पहुंचा दिया जहां से वे अगली मंजिल का सपना देख सकें। रामविलास शर्मा के अनुसार यही वे कारण है कि न तो हम परंपरा से विच्छिन्न होकर प्रगति कर सकते हैं, न उसका अनुकरण मात्र से ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। साहित्य में परंपरा का विचार करते हुए रामविलास जी ने इसके 4 संदर्भों में देखा। एक, सामाजिक परंपरा, फिर सांस्कृतिक परंपरा, भाषिक परंपरा और साहित्यिक परंपरा। सामाजिक परंपराएं अथवा सांस्कृतिक परंपराओं को सांस्कृतिक मौखिक भाषिक परंपराओं से और भाषिक परंपराएं साहित्यिक परंपराओं से प्रभावित होती है। इन चारों के बीच में संबंध होता है और इस संबंध को कई बार तो द्वंद्वात्मक संबंध होता है, कई बार संघर्ष का संबंध होता है, कई बार एक दूसरे को प्रभावित करने का भी संबंध होता है। उनके अनुसार जो जाति प्रगतिशील होती है, अपना विकास करना चाहती है, अज्ञान और अपमान का जीवन न बिताकर संगठित रूप से आगे बढ़ना चाहती है, वही अपनी परंपरा के सही मूल्यांकन की ओर ध्यान देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतिहास के ज्ञान के बिना ऐतिहासिक भौतिकवाद का ज्ञान संभव है? कम से कम ऐतिहासिक भौतिकवाद के संस्थापकों की पुस्तकें पढ़ने से ऐसा नहीं लगता। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। साहित्य के ज्ञान से ही ऐतिहासिक भौतिकवाद का विकास होता है और साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, ऐसा रामविलास शर्मा का मत है। इसके बाद एक और प्रश्न है, पक्षधरता और प्रतिबद्धता का प्रश्न। रामविलास शर्मा लगातार साम्राज्यवाद और उसका आधार देने वाले सामंतवाद का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपने इतिहास लेखन की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामंतवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों ने जो अंश दबा रखा था, उसे उभारने की उन्होंने कोशिश की। साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध रामविलास शर्मा के समूचे लेखन में मिलता है और ये उन्होंने साहित्य की प्रगतिशीलता का प्रतिमान बनाया। और वो इस तरह से देखते हैं कि अगर किसी की रचना साम्राज्यवाद का विरोध करती है, सामंतवाद का विरोध करती है, तो वो अच्छी। अगर वो इसका विरोध नहीं करती तो रामविलास शर्मा मानते हैं कि वो रचनाकार अच्छे नहीं। प्रेमचंद इसलिए वरेण्य है क्योंकि प्रेमचंद सामंतवाद का विरोध करते हैं, प्रेमचंद साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। भारतीय इतिहास के विषय में इस उपनिवेशवादी धारणा का खंडन करते हैं कि बाहरी सभ्यताओं ने अपने विजय अभियानों से भारतीय समाज की जड़ता को तोड़ा। माने अंग्रेजों ने आकर के भारत की जो जड़ता थी उसे तोड़ा और उन्होंने इसका जो है वो खंडन किया, कहा नहीं ये बात सही नहीं है। और उन्होंने तुलनात्मक भाषा शास्त्र जो आया उसके अनुसार लोगों ने बात की। इसलिए रामविलास शर्मा ने भाषा विज्ञान का अध्ययन किया और भाषा विज्ञान का अध्ययन करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाहर के लोगों ने आकर के हमको नहीं सिखाया, हम स्वयं अपने अनुभव से चीज़ों को सीख करके और साम्राज्यवाद का इसका विरोध हम कर सकते हैं। इस तरह से रामविलास शर्मा ने हालांकि व्यवस्थित रूप से किसी इतिहास की रचना नहीं की, लेकिन हिंदी साहित्य के सभी बड़े और महत्वपूर्ण पक्षों पर उन्होंने विस्तार से विचार किया। रामविलास शर्मा ने एक तरफ साहित्य के शास्त्र पर चिंतन किया, लेकिन शास्त्र से भी अधिक रामविलास जी ने व्यावहारिक आलोचना की है और व्यावहारिक आलोचना के माध्यम से किसी शास्त्र पर, किसी निर्णय पर, किसी अवधारणा पर पहुंचे। उनकी मान्यताओं का एक व्यापक असर हिंदी संसार पर पड़ा। ये जिसका अगर उदाहरण देना हो तो एक उदाहरण महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिया जा सकता है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक को लिखने के बाद ये माना गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी भी बड़े प्रगतिशील रचनाकार, लेखक और संपादक थे। जब तक ये पुस्तक ना आई थी तब तक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल यहाँ तक परंपरा बनती थी और बीच में जो द्विवेदी युग का जो था महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसकी चर्चाएं लोग नहीं करते थे। लेकिन जब ये पुस्तक आई तब दो मान्यताएं हिंदी में प्रचलित हो गई। एक मान्यता कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती पत्रिका ने बड़ी प्रगतिशील भूमिका अदा की। दूसरा जो उन्होंने हिंदी नवजागरण की जो धारणा सामने रखी
वो नव जागरण की धारणा हमारी रामविलास शर्मा की स्वीकृत हो गई। और उनके बाद में, इसके बाद में लोगों ने, हालांकि हिंदी नव जागरण के रूप में तो हिंदी आलोचना स्वीकार नहीं करती, लेकिन उनका जो नव जागरण का जो अवधारणा है, माने जो राष्ट्रीय जागरण की जगह ये नव जागरण शब्द प्रचलित हो गया, पुनर्जागरण शब्द हट गया, पुनरुत्थान शब्द पहले ही हट गया और ये नव जागरण शब्द जो है वो उनका रहा। हालांकि भक्ति काल को उन्होंने जो लोक जागरण के कहने की कोशिश की और इस तरह भक्ति काल से आधुनिक काल मानने का जो रामविलास शर्मा ने प्रस्तावित किया, उसे आगे चल करके हिंदी संसार ने स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं वो जो रामविलास शर्मा ने अपने लेखन के द्वारा हिंदी समाज के सामने रखे, जिसमें से कुछ बातें स्वीकृत हो गई, कुछ बातें स्वीकृत नहीं हुई। लेकिन दो चीज़ों के बारे में हिंदी संसार बराबर मानते। एक, रामविलास शर्मा बहुत मेहनत से, बहुत अध्ययन से, बहुत परिश्रम से आधुनिक भारतीय समाज, संस्कृति, जीवन और साहित्य का विश्लेषण किया और किसी बड़े विश्वास के बिना इतना श्रम नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि रामविलास शर्मा ने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त किए बिना आप हिंदी साहित्य पर आगे कोई बात नहीं कर सकते। इसलिए उनकी जो इतिहास दृष्टि है, हालांकि जिसे हम कह सकते हैं सर्वांग पूर्ण साहित्य दृष्टि नहीं है, इतिहास दृष्टि नहीं है, सब लोग उनसे सहमत नहीं हैं, बहुत सारे चीज़ों की असहमतियां हैं। इन असहमतियों के बावजूद रामविलास शर्मा हिंदी के एक महत्वपूर्ण चिंतक, महत्वपूर्ण आलोचक और महत्वपूर्ण साहित्य के इतिहास चिंतक माने जाते हैं।